माशाल्लाह, वरी वरी तव्हांखे सुपर मोस्ट कार्डियली वेलकम। नए बैच में पुराने ॿारनि खे भी नए ॿारनि खे भी आए उर्दू में पढ़ाना पड़ेगा। अरे यार समझी वेंदा, हो अची वेंदा आहिनि उर्दू उबावड़े जा हेॾां होॾां जा ॿारहां जा आहिनि हिकु ॿ। तव्हांखे इशू त न आहे न उर्दू सम्झण में? आहे, पोइ मां भी तो उर्दू सिखा न। सने भाई, होम्योस्टेसिस आज चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले 2-3 बातें करेंगे। फर्स्ट ईयर आपकी हैज गॉन, है ना? अब कैसी गुजरी? 0% गुजरी, 50% गुजरी, 100% गुजरी, जो हो गया सो हो गया। अभी आप ये बच्चे अगर आके बैठे हैं कि हम एंट्री की तैयारी करेंगे, या तो ये पागल हैं या हमें बना रहे हैं, या ठीक है कर सकते हैं, मगर उनके लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई 1 वीक में 2 वीक में एक चैप्टर फर्स्ट ईयर का पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से, इधर से उधर से, कहीं से भी कैसे भी करके। बाकी ये वाले और ये वाले बच्चे आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जिनको फर्स्ट ईयर 50% भी कवर है, कोई मसला नहीं। नाउ आपका टाइम आ गया है इंटर का। आज मंथ चल रहा है 8th मंथ अगस्त, और ठीक 1 साल बाद यानी 12 मंथ के बाद आपकी एंट्री टेस्ट है। मतलब आप रियल एग्जाम में जाके बैठेंगे, और ओनली 12 मंथ हैं, 1 साल है आपके पास। उस 1 साल में 12 मंथ में आपने अभी कोचिंग ज्वाइन की है। आप ये कोचिंग पढ़ेंगे दिसंबर तक 5 माह, और उसके बाद आप एंट्री भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। टाइम इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी हुई है तब आप फर्स्ट ईयर में थे, तब आपकी लेवल नहीं थी। अब जब इंटर पढ़ रहे हैं तो आपकी लेवल है, और जब पढ़ जाएंगे दोबारा एंट्री मिला के पढ़ेंगे तो आपकी लेवल एक और होगी, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू एक और होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका और होगा, अच्छा होगा। अगर ना भी हो तो भी आपके समझने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अलग होगा। बड़ी चीज़ें सीखेंगे आप बड़े अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ने से। तो भाई आपको दोबारा फर्स्ट ईयर भी पढ़नी है, इंटर भी पढ़नी है अब, और एंट्री में भी पढ़नी है। तो कैसे करना है ये काम तो बहुत सारा है। तो काम करना है स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी की जो एवरेज बात ना, सुपर मोस्ट स्मार्ट, एवरेज में बात करूँगा कि पहले तो आपको देखना है अपने आप को कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसके 20 MCQs हैं, कम नहीं समझना इसको। इसके 68 MCQs हैं, किसी को भी कम नहीं समझना। बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट पड़ जाती है बायो में, बायो डिग्री थोड़ी करनी है आपने बायो में, यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना है चार लतीफ़ में, बॉटनी थोड़ी डिग्री करनी है या ज़ूलॉजी। आपने मेडिकल की तैयारी करनी है तो बायो के साथ सबको चलाना पड़ेगा इक्वली। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में वीकनेस है, जनरली बच्चों की फिजिक्स वीक होती है और केमिस्ट्री वीक होती है, या दोनों वीक होते हैं। मोस्टली बच्चों की फिजिक्स वीक होती है क्योंकि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर होता है। तो आपको जब टाइम टेबल बनाएं तब ये चीज़ें देखनी है, स्मार्ट स्टडी होनी है टाइम टेबल से। अब टाइम टेबल बनानी है, वो टेबल नहीं, पढ़ने वाली टाइम टेबल। हाँ, टेबल पे पढ़ना है। अब टाइम टेबल बनाने के लिए आपको देखना है कि मैं इसको कितना वक्त दूँ, इसको कितना दूँ, इसको कितना दूँ, इसको कितना दूँ। उस हिसाब से अपने हिसाब से स्टडी करें। कोई बच्चा नाइट में अच्छी स्टडी करता है, कोई दिन में अच्छी स्टडी करता है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपना टाइम है हर किसी का। कोई सुबह के 6 बजे उठता है तो जाहिर सी बात है 3 बजे तक फ्री है, तो दिन को ही अच्छी स्टडी कर पाएगा। और जो बच्चा सोता ही रात के 3 और 4 और 5 बजे है तो जाहिर बात है वो स्टडी करके सोएगा तो रात को अच्छी स्टडी करेगा। तो अपने हिसाब से इनको
टाइम दे दें। एक स्टडी आपने क्या करनी है, इंटर के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश को पढ़ना है। दूसरी स्टडी क्या करनी है आपने, फर्स्ट ईयर की बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश को रिवाइज करना है। नॉट कंप्लीटली ए टू जेड, नॉट ए टू जेड, सिलेक्टिवली रिवीजन करनी है। कैसे, सिलेक्टिवली जो बच्चा वीक है उसके भाई 8 चैप्टर कमज़ोर होंगे बायो के, फर्स्ट ईयर के 6 सही होंगे। जो बच्चा टैलेंटेड है, नॉर्मल है, एवरेज है, उसके 3 से 4 चैप्टर जो हैं वीक होंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको 1 या 2 चैप्टर में मसला होगा। सपोज करें 1 या 2 की बात करूं, 3 से 4 की बात करूं। नंबर 1 इम्यूनिटी आता है, सबके डाउट होते हैं, एंट्री देने के बाद भी बच्चे कहते हैं इम्यूनिटी हमारा सही नहीं था, इम्यूनिटी में हमारे मसले थे। दूसरे नंबर पे बात करूं, एनिमल किंगडम बड़ा रट्टे वाला है, थोड़ा है उतना नहीं, मक्खन माखी जैसा बनाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाया तो था। और तीसरा चैप्टर जो है बायो एनर्जेटिक्स बड़े मसले होते हैं इसमें। और छोटी बात, इतनी बड़ी नहीं, जो वायरस के रट्टे हैं थोड़े बहुत, ये मसला होता है बच्चों को इन चैप्टर्स में। तो इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करना है बस। अगर किसी ने एकेडमी पे कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, उसको पढ़ें। 1 माह में कम से कम फर्स्ट ईयर का 1 चैप्टर रिवाइज करें और अच्छे से करें, अच्छे से। जनरल रिवीजन एनिमल किंगडम की तो मैं कहता हूँ हर माह में, जैसे टेबलेट खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे हर माह में 1 दवा एनिमल किंगडम को देख लेना है। हर हफ्ते में 1 फाइलम को देख लेना है, क्योंकि ये रट्टा है, वायरस के रट्टे हैं। डीएनए वायरस कौन सी, कितने मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के, इसमें ये वायरस कैसी है, ऐसी है, वैसी है, शक्ल कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है। तो बहुत सारे मसले हैं वायरस में, इम्यूनिटी में। आपको रिवीजन करनी है। अभी से आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें एंट्री में बैठना है नंबर वाइज। एक बात ये स्टडी की हो गई, सीरियस हो जाएं। बच्चे सीरियस नहीं होते, बस पढ़ रहे हैं, घर वालों का खर्चा है वो दे रहे हैं। और पछतावा एक बच्चे को होता है स्टार्टिंग में, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। ये आदमी अच्छा है। दूसरा, बीच में आके कहता यार फर्स्ट ईयर तो चली गई, जैसे आप हैं, अब इंटर को अच्छे से पढ़ना है और फर्स्ट ईयर को भी रिवाइज करना है, ये भी चलेगा। एक बच्चा है एंट्री करीब है, 10 दिन पढ़े, 1 माह पढ़ा है, 2 माह पढ़ा है, यार पढ़ियो तो ना है यार, क्या करिए। वो ऐसा जो बच्चा है ना, चलो सिलेक्शन नहीं होगी, डॉक्टर नहीं बनेगा, उसके बाद मुआशरे में जो उसकी रिस्पेक्ट होगी ना। अभी एसएससी की तैयारी करते हैं, सीएससी की, घर में बताते हैं, पड़ोस में बताते हैं हम सीएससी ऑफिसर हो गए, फील ऐसा करवाते हैं बच्चे। आप डॉक्टरी की तैयारी करवाते हैं, आप फील करवाते हैं हम डॉक्टर हो गए, ऐसा भी नहीं करना, पागलपन है। और क्या कहूँ, नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, चुप करके स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, पोलाइट रहना है। कैरेक्टर आपका बड़ा अफेक्ट करता है सक्सेस में। जो कैरेक्टर है ना, अगर मेहनत करें, अगर फिर फेल हो जाए ना तो कोई बात नहीं। मैं कुछ दिन पहले किसी का स्टेटस देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। रेस कर रहे थे 2 लोग, बहुत सारे थे, एक सबसे आगे था, वो टारगेट पे आके गिर गया थोड़ा पहले, और दूसरा उसे जीत गया। जितने भी तमाशाई थे, देखने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे हिसाब से ये जीत गया जो हार गया है। ऐसे हारें कि आपकी हार पे भी लोग कहें कि ये जीत गया है। आपकी फेल होने के बाद भी घर वाले आपका साथ दें, भाई आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपके मुआशरे वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले, यार बहुत अच्छा था, कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, ना हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मतलब बातें आपके लिए अच्छी निकलें। वैसे लोग अच्छे हैं नहीं, मगर फिर भी तवक्को तो करें। आप तो अच्छे बने, अच्छे लोग तो आपको अच्छा ही कहेंगे इंशाल्लाह।
भाई ये जो ताने होते हैं ना लोगों के, ये बड़े होते हैं। मैं आपके सामने, मैं तो एक्सपीरियंस बंदा हूँ ना, 2 बार फेल हुआ हूँ कमीशन में, रिटन में टॉप करके, इंटरव्यू में पीछे वाली लिस्ट में टॉप फेल। तो फेल होने का भी अपना मज़ा है, मगर ये ज़बरदस्ती नहीं चखना। अगर मिल जाए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे, भाई टारगेट अच्छा रखना चाहिए। मैंने हमेशा फर्स्ट पोजीशन ली है पूरे सिंध में, कभी भी सेकंड पोजीशन नहीं आई, मगर इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि भाई सिस्टम ख़राब है, बाकी मेरा कोई कसूर नहीं, और मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं, और जो जितने लेक्चरर हुए हैं, जितने दोस्त हुए हैं, सब कहते हैं यार हमें खुद पे शर्म आ रही है, आप रह गए हो, हम हो गए हैं, बड़ी बात है। तो मुझे खुशी होती है यार, फेल होने पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मैं अपनी बात इसीलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई पहले तो टारगेट बनाएं कि अच्छा हो। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक फैक्टर है जिसका नाम है टेंशन। 80% बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छा जाते हैं, इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। आप मेहनत भी करें, सिंसियर भी हो, अच्छे भी हो, और आप टेंशन ले रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ भाई मालिक भी कोई चीज़ है जिसने हमें बनाया, जो हमें खिला रहा है, जिसने हमारे लिए डिसीजंस लेने हैं। हमारे डिसीजन तो पीछे है ना, ये तो हमारा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, और इतना सर पे चढ़ा लिया, इतना सर पे चढ़ा लिया, अगर फेल हुए तो लोग खुदकशी पे आ रहे हैं। भाई अल्लाह पाक ने जो आपके लिए सोचा है ना, वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन है। आप कोशिश करें, मिल रही है तो वेल एंड गुड। बड़ी ज़िंदगी है, कितनी ज़िंदगी है, 60 to 70 ईयर, 80 ईयर, बहुत कुछ करना है। ये तो 2 साल की आपकी मेहनत ख़राब हो गई तो क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा आप डॉक्टर ना बने, आप बनेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बनेंगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हर वक्त के लिए तैयार रहें। इससे ये होगा, ये फैक्टर आपका रिलीज हो जाएगा। पता है, टीचर और पेरेंट खुश होते हैं जब उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा उससे ऊपर जाता है। तो हमारी बड़ी खुशी होती है जब मैसेज आता है, सर आई एम सिलेक्टेड इन फलां यूनिवर्सिटी, इस पोजीशन पर। हमारी जो खुशी है वो आसमान पे चली जाती है। काम यही है ना हमारा, बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से ये सीखा है, जो बच्चे के पास टेंशन है, ये तो नेचुरली टेंशन है, ये नहीं होना चाहिए बच्चे को। दूसरा टेंशन है एनवायरनमेंट का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, फ्रेंड्स का। कोई तय होता है इवेंट, भाई ये डॉक्टर बन गया तो इससे शादी होगी, ये होगा, वैसे होगा, ये बड़ा टेंशन है, नहीं हुआ तो क्या होगा। एक ये टेंशन होते हैं। मैंने नोट किया है 30% से 50% जो टेंशन देते हैं वो पेरेंट्स देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे बताते हैं कि भाई हमारा बच्चे का स्कोर नहीं आ रहा, हमने बहुत डांटा है, और मैं उनको डांटता हूँ। मैं कहता हूँ आप बड़े हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपका बच्चा हमारे पास पढ़ता है या नहीं पढ़ता, मगर आप गलत कर रहे हैं। जब आप अपने बच्चे को ये जतला रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं हुए, तो इसमें आप अपना रिलेशन ख़त्म कर रहे हैं, बच्चे को फील करवा रहे हैं। तो बच्चा आपसे कितना, बच्चा जो है ना, पेरेंट्स से अगर सही बात ना करता हो, फिर भी पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छे ज़्यादा। अंदर में बड़ी रिस्पेक्ट होती है बच्चे के अंदर। तो जब पेरेंट ही अपने बच्चे को डिमोटिवेट करें, टेंशन दें, भाई होना है, कैसे भी होना है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं, आपको क्या पता मेडिकल का, आप टेस्ट दो, ये दो, वो करो, अभी ये करो, अभी ये करो, इससे पढ़ो। इवन बुक्स भी वो अपनी मर्जी के ला के मुँह में लगाते हैं, फलां दोस्त ने कहा है ये पढ़ो। जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी गाइडेंस, अपनी असेसमेंट, बच्चे की अपनी लेवल भी होती है। तो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपका कोई ऐसा पेरेंट है तो उन्हें कहें कि भाई हम दिल से कोशिश कर रहे हैं, आप हमें दुआ करें, और ये आपकी बातें हमें टेंशन देती हैं कि नहीं हुए तो क्या हुआ, ऊपर वाले की वजह से सारा कुछ हो रहा है, और होगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, है ना। तो डरना नहीं है, रिलैक्स होके, चिल होके, मज़े करके पेपर देना है, तैयारी करनी है, और टारगेट बनाना है, सच्ची वाली मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे, रिवार्ड आपको कितना मिलेगा पता है, जितनी मेहनत करेंगे उससे दुगना या 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा।
आपको रिवार्ड मिलेगा। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना रिवार्ड नहीं मिलता, उससे डबल मिलता है, मेरा ये मानना है। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, बस सच्चाई से मेहनत करनी है। और ये मैं इतना बोल रहा हूँ पढ़ाने के बगैर कि भाई जो जर्नी स्टार्ट हो रही है उसको थोड़ा सीरियस लें और अच्छे से लें और स्मार्ट स्टडी करें। ऐसा ना हो 10 चैप्टर गुजर जाएं फिर कहें यार 5 तो वीक हैं, 5 तो नहीं पढ़े, शादी अटेंड की, ये अटेंड किया, घर में ये काम थे, वो काम थे, इस वजह से टेस्ट नहीं दे पाया। बच्चे टेस्ट नहीं देते, टेस्ट लेते हैं। पिछली बार हमने टेस्ट लिए, पिछली बैच में बच्चे थे, हमने 40 दिन का एक सेशन चलाया था। उसमें मेरे ख्याल में कोई 15 ऑनलाइन में थे, 30-35 या 20 या कुछ इतने फिजिकल में थे। आखिर में तो थोड़े बच्चे थे, 2 बच्चों ने टेस्ट दिए। 4 टीचर 5 ने 8 ने टेस्ट बनाई है, 200 MCQs बनाए हैं, उतनी मेहनत की है और बच्चे 2 ने टेस्ट दी है। अभी 300, 350, 400 बच्चों में से 200 टेस्ट देते हैं। टेस्ट से ही डरते हैं, जब टेस्ट नहीं देंगे तो सीखेंगे क्या। मैं कहता हूँ अगर आप बुक से 500 MCQs कर रहे हैं और 250 आपसे गलत हो रहे हैं, आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये 250 आपको पढ़ने के अलावा आपको न्यू पॉइंट्स मिली। आप इनको नोट करें, इनको समझें, इनसे सीख के नोट करें अपने बुक पर कि ये ऐसे भी होता है। बच्चे क्या करते हैं बताए, एक दफ़ा लेक्चर सुन के आते हैं टीचर के पढ़ाने से पहले, जैसे मैंने लिंक भेजी थी पढ़ के आना, आप नहीं पढ़ के आए होगे माशाल्लाह, और फिर लेक्चर सुनते हैं टीचर का, ये भी गुड, पहले पढ़ के आए फिर लेक्चर सुने, तीसरा घर जाके फिर बुक की रीडिंग करें, बुक की रीडिंग करें। सर ने ऐसे पढ़ाया, हमने ऐसे सुना, मैंने ये लिखा, बुक में तो ये लिखा हुआ है। बुक की रीडिंग हो गई, उसके बाद चौथे नंबर पर MCQs करें। जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तब, टॉपिक वाइज नहीं, जब चैप्टर ख़त्म हो जाए 200, 300, 400, 500, 600 जितनी अल्लाह तौफीक दे MCQs कर लें। अब MCQs 500 करेंगे, 250 गलत आ जाएंगे, पहली बार हुआ ना। अब कोई और बुक देख के फिर MCQs करेंगे ना 500, फिर 500 करेंगे तो आपके 150 गलत होंगे, आपके 100 गलत होंगे, आपके 50 गलत होंगे। इट मीन्स आपकी लेवल बढ़ गई। तो आप एक दफ़ा MCQs करते हैं, 250 गलत होते हैं, आपके कहने तो घुसा ही नहीं रहा। ये लर्निंग का एक स्टेप है। दूसरी मरतबा आप MCQs करने हैं, जब आप दूसरी मरतबा उसी MCQs चैप्टर के MCQs करेंगे तो आपको लेवल का पता चलेगा। ये असेसमेंट है, जब आप टेस्ट देंगे आपकी असेसमेंट होगी। फिर जिन जिन चैप्टर्स में आपका स्कोर कम आए ना, उनको नोट करें, यार फलां चैप्टर में स्कोर कम आया था, इसको मुझे पढ़ना चाहिए, फलां चैप्टर में स्कोर कम आया था, इसको नोट करते जाएं थ्रू आउट इंटर। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने चैप्टर बताए कि ये जनरली बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, किसी को डाइजेशन में डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को सर्कुलेशन में डिफ़िकल्ट लगता है, और किसी की अपनी पर्सनालिटी है, अपना टाइम है, अपना इंटरेस्ट है, अपनी फील्ड है, अपनी मेहनत है, किसने किस पर ज़्यादा की है। तो कुल मिला के आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये बड़ी फ्रूटफुल बनानी है आपने। हम तो भाई पढ़ा रहे हैं, हमें डॉक्टर बन के कहते हैं थैंक यू आपने पढ़ाया। हमने तो सबको पढ़ाया, हमने तो इक्वली पढ़ाया। एक बच्चे को साइड में लेकर पर्सनली कोई बड़ी चीज़ें चोरी छुपा के डॉक्टरी वाली को नहीं पढ़ाई, हमने सबको इक्वली पढ़ाया है। डॉक्टर हो रहे हैं, ये आपकी मेहनत है। आप कैसे उससे फ़ायदा ले रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह आपको सबको कामयाब करे, सारे 100 के 100% डॉक्टर हो जाएं इंशाअल्लाह। डॉक्टर हो जाएं, मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। जितने डॉक्टर होंगे आपकी बैच से, मैं आके आपके घर जहाँ पे घर होगा वहाँ पे मिठाई मैं खिलाने आऊँगा इंशाअल्लाह। Should we start now? चलो भाई, चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। इसमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है होम्यो और स्टेसिस। मतलब होम्यो का मतलब है सेम, होमो का मतलब क्या है? कांस्टेंट कह लूं, बैलेंस्ड कह लूं, रेगुलेट कह लूं, फिक्स कह लूं, नॉर्मल कह लूं। भाई सुने,
स्टेसिस का मतलब है कंडीशंस। बॉडी की जो अंदर की कंडीशंस हैं उनको सेम रखना, कांस्टेंट रखना, बैलेंस रखना, नॉर्मल रखना, ऑप्टिमम रखना, रेगुलेट करना, सही रखना, सेट करना, इज कॉल्ड एज। मतलब अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सेट करेंगे ना। जब सब कुछ अंदर नॉर्मल हो तो क्यों सेट करेंगे? अंदर की कंडीशन, क्या अंदर की कंडीशंस को मैं अंदर का एनवायरनमेंट कह लूं? क्या अंदर का एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट कह लूं? ये दो एनवायरनमेंट हैं अंदर, दो, एक नहीं है। पता है कौन से? एक सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर, ये वाला, दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये वाला सेल के बाहर, है ना। दोनों एनवायरनमेंट सेट करने हैं या एक? दोनों। मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल कंडीशन। अच्छा, अंदर बॉडी में क्या है जो सेट करना है, जो गलत हो रहा है भाई? वाटर, साल्ट, आयंस, टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, हार्मोन्स, ग्लूकोज, हर चीज को बैलेंस रखनी है, सब कुछ बैलेंस रखना है। वेस्ट, टॉक्सिन्स। चलो सुने भाई, अच्छे से सुने, गौर से सुने। ये एक आदमी है आपके सामने, भाई ये आदमी, इसके बॉडी का टेम्परेचर है अंदर का 37। बॉडी के अंदर पानी भी पड़ा है। कितना पानी पड़ा है बॉडी के अंदर? जनरली कह लें, जनरली 70 to 90%, जनरली कह रहा हूँ। फिक्स है। 70 से कम हो गया तो क्या करेंगे? सेट करेंगे। 70 से कम हो गया तो पानी पीकर, और 90 से बढ़ गया तो सेट करेंगे पानी को निकाल के। कुछ भी कम हो जाए या ऊपर हो जाए उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो पानी कंडीशन में से एक चीज है, एनवायरनमेंट में एक चीज है। एनवायरनमेंट में क्या सेट करना है? पानी को, सॉल्ट को, वाटर को, आयन को, इन सब को क्या रखना है? बैलेंस। सेट पॉइंट पर। सेट पॉइंट मतलब ऑप्टिमम, नॉर्मल लेवल पर, बैलेंस, रेगुलेटेड। क्या मैं कहूँ? नॉर्मल लेवल का मतलब है सेम, कांस्टेंट, बैलेंस, रेगुलेट। नॉर्मल का मतलब ये है जहाँ पे बॉडी सही काम करे, जहाँ पे बॉडी 100% काम करे, मैक्सिमम काम करे। अगर टेम्परेचर बढ़ा लें बॉडी का 37 से, क्या कर दें 38, कौन गुस्सा करेगा बॉडी का? कौन सा एंजाइम? लड़ेंगे तो भाई हम टूटते जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? हम टूट रहे हैं, क्या करो? टेम्परेचर को कम करो। कितना? सेम, नॉर्मल, रेगुलेट, बैलेंस, ऑप्टिमम 37, या और बढ़ाएंगे टेम्परेचर को। क्या करेंगे? ये करेंगे। ये लाल वाला जो एरो है, क्या मैं कहूँ ये बॉडी का रिस्पॉन्स है बढ़े हुए टेम्परेचर को इसने? क्या मैं कहूँ ये बॉडी का एक्शन है? क्या मैं कहूँ ये बॉडी ने रेगुलेट किया? चलो, इसको कहते हैं फीडबैक। बड़ी डिटेल से कल पढ़ेंगे इसको अच्छे तरीके। आज मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, ऐसा समझिए। चलो भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ा क्यों? पानी बढ़ा क्यों? साल्ट बढ़ क्यों रहे हैं? आयन बढ़ क्यों रहे हैं? या कम क्यों हो रहे हैं? मतलब अंदर की कंडीशन जो है वो चेंज हो क्यों रही है? चेंज हो रही है तो सेट कर रहे हैं ना, चेंज हो रही है तो सेट कर रहे हैं ना।
अब चेंज क्यों आ रही है बॉडी के अंदर? बिकॉज ये आदमी इस इन्वायरमेंट में रह रहा है। आज 51 सेंटीग्रेड है, 50 सेंटीग्रेड है, ऐसे कह रहा हूँ, 48 या 50 ऐसे ही होगा। तो हीट कहाँ पे ज्यादा है, बॉडी में या बाहर? तो क्या ये हीट अंदर नहीं आएगी? जब आएगी तो अंदर वाली हीट वहीं पे रहेगी या बढ़ेगी? अंदर वाली हीट इधर जाएगी। जब इधर जाएगी तो बॉडी गुस्सा करेगी, काम नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो काम को चलाना है, चलाना है तो सेट करना पड़ेगा, मतलब बढ़ी हुई हीट को लॉस करना पड़ेगा। समझ आ रही है? मतलब चेंज क्यों हो रही है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बाहर वाला एनवायरनमेंट। मतलब एक एनवायरनमेंट है इंटरनल, दूसरा एनवायरनमेंट है कौन सा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बताएं, एक्सटर्नल का इंटरनल पर इफेक्ट है, एक्सटर्नल इंटरनल को चेंज कर रहा है। बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं वो ऊपर नीचे होती हैं या हमेशा कांस्टेंट रहती हैं? कभी टेम्परेचर ऊपर फिर सेट करेंगे, नीचे फिर सेट करेंगे। अगर टेम्परेचर आप जाएं, कल आपका प्रोग्राम बन गया मरीज जाना, हाँ, मालम जब्बा जाना, नारायण कागान चिलास जाना, तो वहाँ पे टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। अब बताएं, अब आपके साथ क्या होगा? बॉडी के अंदर हीट आएगी या कोल्ड आएगी? ठंड आएगी, क्योंकि ठंड बाहर ज़्यादा है, ठंड भागती आएगी और हीट आपकी भागती जाएगी। क्या करना पड़ेगा? हीट को मिन्नतें करके रोकना पड़ेगा और कोल्ड को नहीं आने देना कि भाई रुको, हीट को जाने नहीं देना, कोल्ड को आने नहीं देना, है ना? ये आपका बैलेंस है, ये आपका होम्योस्टेसिस है। तो भाई कोल्ड आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, असर करेगी, तो आपका टेम्परेचर 37 से गिरेगा, 36 पे आएगा, 36.5 पे आएगा। तो आपने क्या करना है? इसको बढ़ाना है। मुझे बताएं, आपने कहते हैं फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट है, इंटर आसान है। दूसरे लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट है, इंटर आसान है। मैं मानता हूँ फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट है, इंटर मक्खन मलाई जैसी है। इंटर सारी कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े रट्टे हैं। इंटर उसको आएगी जिसको ये होगा, खोपड़ी होगी जिसको, अपनी IQ लेवल सही होगी, उसने फर्स्ट ईयर अच्छी पढ़ी होगी। क्योंकि यहाँ पे इतने रट्टे नहीं हैं, तो सारे रट्टे लगा के आए हैं आप। अभी यहाँ पे वो रट्टे काम आएंगे। आपने पढ़ा है हीट ऑफ वेपराइजेशन बायोमॉलिक्यूल में। अगर 1000 ml पानी हो, आपने पढ़ा है, अगर 1000 ml पानी हो, उसका टेम्परेचर 37 से 38 हो जाए, कितना सेंटीग्रेड बढ़ा? 1 डिग्री। इसको टेम्परेचर को वापस लाना है 37 पर, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 ml पानी के लॉस करने पड़ेंगे। तो पानी का जो टेम्परेचर है, मतलब जो 2 ml गया वो एक्स्ट्रा हीट लेके गया या खाली पानी गया? एग्जाम्पल दे दूं, चाय रखी आपने, पानी रखा चाय के लिए, दूध नहीं मिला, ठीक है? तो 10 मिनट तो आग लगी रही, पानी उबल रहा था, दूध नहीं मिला, तो आपने क्या किया? आग को बंद कर दिया। अभी जो पानी आपका उबल रहा है, एवापोरेशन हो रही है, धुआं निकल रहा है पानी से, पानी के वेपर निकल रहे हैं। वेपर्स का निकलना पानी को ठंडा कर रहा है या गर्म कर रहा है? क्योंकि ये वेपर निकल रहे हैं, ये मोस्ट गर्म पानी निकल रहा है। अगर ये 2 ml निकलेगा ना 1000 ml से, तो जो पानी है उस पॉट में उसका 1 सेंटीग्रेड गिर जाएगा। समझ आ रही है? फिर 2 निकलेंगे, 1 सेंटीग्रेड और गिरेगा, फिर 2 निकलेंगे, 1 सेंटीग्रेड और गिरेगा। तो ये जो एवापोरेशन है, जो पानी निकल रहा है पसीने के फॉर्म में, जो आप पसीना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी भी पसीना आ रहा है, ये हीट को लॉस करना है या हीट को गेन करना है? मतलब बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करना है या कम हुए टेम्परेचर को बढ़ाना है? मतलब गर्मी में या सर्दी में? अभी हो रहा है
सर्दी में से उल्टा होगा। सर्दी में स्किन कहेगी स्वीट ग्लैंड को ये हीट लॉस नहीं करनी, बस क्या लॉस करना है, हीट लॉस नहीं करनी। सर्दी में हीट को क्या करना है, बचाना है, तो पसीना प्रोड्यूस नहीं करना। तो पसीना वाला सिस्टम सर्दी में हैज गॉन टोटली ब्लॉक। और जो सर्दी आ रही है उसको मिन्नतें करके रोकना है कि ना आओ भाई। पता है आपकी जो ब्लड है ना, अभी आप ब्लड वेसल देखेंगे ना, ये ज़ाहिर पड़ी है बाहर, आप सर्दी में ये नहीं देख पाएंगे। पता है आपके ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, हीट को लॉस करती है, ठंड को एब्जॉर्ब करती है। ब्लड हीट को, इसीलिए गर्मियों में ब्लड को आने देते हैं, आओ बाहर आओ स्किन से। ब्लड वेसल बड़ी होती हैं, मोटी नजर आती हैं, क्या करने के लिए आती हैं स्किन के पास, आती सर्दी में भी हैं मगर कम। सर्दी में क्यों आती हैं, गर्मी में क्यों आती हैं भाई, स्किन एक ऑर्गन है, ब्लड तो देनी है ना, मगर मिनिमम देनी है। सर्दियों में क्यों, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्लड देनी है, इतनी नहीं देनी कि हीट लॉस हो जाए और कोल्ड। क्योंकि ब्लड अगर स्किन के पास आएगी तो हीट लॉस करेगी और तो ठंड में ठंड पड़ेगी, तो है ना, टिकट कटेगी। तो टिकट कटने से बचना है। सर्दियों में ब्लड को कहाँ रखना है, स्किन के करीब या स्किन के अंदर, डीप दूर, मसल्स में, गोश्त में। चलो भाई, नाउ अभी पानी और साल्ट के बैलेंस करने को कहते हैं ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस, पानी और साल्ट रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कंडीशंस। क्या करना, ऑस्मो रेगुलेशन एक एक्सपेक्ट है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस मतलब अंदर के हर चीज को बैलेंस करना, ऑस्मो रेगुलेशन जस्ट वाटर को बैलेंस करना। बड़ा कौन है टर्म, होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो बता दिया ना, होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। चलो भाई, अगर बात बता रहा हूं बड़े काम की, आपने जो खाया, क्या खाया, एप्पल खाया आपने, ये एप्पल खाया आपने, ठीक है। खा के आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करके आपने कहाँ पे पहुंचाया, चलो इंटेस्टाइन में पहुंचाया। इंटेस्टाइन में से आपने किसको भेजा खाना, एक डाइजेस्टेड एक अनडाइजेस्टेड। जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो बाहर निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, लार्ज एनस से बाहर निकलेगा, इसे कहेंगे डाइजेशन। ये निकल गया रास्ते से। जो डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट है तो मोनोसेकेराइड में, लिपिड है तो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में, या आइसोपेरिनोइड में। हो सकता है ना, आइसोपेरिनोइड क्या यूनिट नहीं है केराटिनोइड का, टर्पेनोइड का, तो हो सकता है ना ये भी मोनोमर, असली मोनोमर ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड है। हाँ, तो लकीर के फकीर ना बने कि बुक में लिखा हुआ है कि लिपिड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। एमसीक्यूज आ जाए कि लिपिड आइसोपेरिनोइड यूनिट डाइजेस्टेड फॉर्म में है या अनडाइजेस्टेड है, हम कहें कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ। ऐसा नहीं करना, तो समझ के पढ़ें, लकीर के फकीर ना बने। बड़ा फैक्टर है ये भी टेंशन दिलाता है। बुक की लाइन को देख के बच्चे टेंशन, हमें ऐसा समझा है बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, अब क्या होगा, ये आ जाए तो क्या होगा, ये आ जाए तो क्या हो। यार ऐसी चीजें हैं 5%,
बाकी चीजें सीधी सीधी कितनी परसेंट। अब ये नहीं आएगा, ये आएगा, मतलब टेंशन करने की कोई हद होती है ना। ये आ जाए तो क्या होगा, क्या करेंगे। लकीर के फकीर जो बच्चे हैं ना, वो ऐसा करते हैं, भाई उस पर काम करो, इसकी असलियत जानो, समझ जाओ। 5% में से 3% तो चीजें समझ आ जाएंगी, बची 2%, बाढ़ में जाएंगे। 2 समझनी नहीं हमें, नहीं आएंगी, आएंगी तो गलत करेंगे, गलत करेंगे 2 मार्क्स कटेंगे। 198 तो है ना, डॉक्टर तो हो गए ना, खामखा की टेंशन। चलो भाई, तो 2% के लिए मैं समझाऊंगा ना, 100% आपका हो गया। सुने भाई, हाँ, तो इंटेस्टाइन से ब्लड में खाना गया, ब्लड से गया हार्ट के पास, हार्ट ने दिया लंग्स को। क्यों भाई? ऑक्सीजन के लिए। लंग्स ने वापस दिया हार्ट को। अब हार्ट खाना दे रही है, ऊपर नीचे इधर उधर, सारे बॉडी के सेल्स को खाना दे रही है। कौन? हार्ट। कौन दे के गया? ब्लड कैपिलरी दे के गई। कहाँ पे दे के गई? सेल्स के बाहर, यहाँ पे खाना छोड़ गई। तो सेल्स ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया। कौन से एनवायरनमेंट में ब्लड खाना दे जाती है? कदे भाई हो, इंट्रा में, एक्स्ट्रा में? कौन दे के जाती है? एक्स्ट्रा से कौन लेगा? इंट्रा ने ले लिया। खाना किसने ले लिया? बॉडी के सेल ने खाना ले लिया। खाने को बॉडी क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगी या रेस्पायर करेगी? डाइजेशन हो चुकी है ना। हाँ, अगर आप कह रहे हैं डाइजेशन हो रही है, तो आपका मतलब है आपने एप्पल खाया, चबाया नहीं, सीधा एप्पल गया, ब्लड में भी एप्पल गया, हाँ, हार्ट में भी एप्पल गया, लंग्स में भी एप्पल गया, और सेल के पास बाहर एप्पल गया। क्या किया? रेस्पायरेशन और डाइजेशन में क्या फर्क है? बड़े मॉलिक्यूल को छोटा करना डाइजेशन, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके ना। डाइजेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं ना, नहीं तो सीधा एप्पल ही भेज देते। अगर हमारा जो सीपे के रोड है वो बड़ा होता, आई मीन ब्लड वेसल बड़ी होती, बड़ी नहीं है इतनी कि एप्पल सीधा भेज सके हम, रोटी एक सीधी भेज सके हम। सेल की इतनी डिमांड ही नहीं है ना, इतना खा सके सेल। कुल मिला के हाँ भाई, किसमें कन्वर्ट होगा? सबसे मजेदार चीज, जिसके लिए सब कुछ किया, खाया, चबाया, ये किया, वो किया, वो एटीपी है, तो यूज करेंगे। अब यूज कर लिया। अब मछली पानी में रहती है, 24 घंटे पानी पीती है, पता है कितना? 180 लीटर पानी पीती है। हम कितना पीते हैं? 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर। इसका फर्क बताऊंगा कि क्यों मछली को बाहर नहीं सरवाइव करवा सकते और हम पानी में सरवाइव नहीं कर सकते। जा सकते हैं पानी में, सांस नहीं ले सकते। सुने भाई, बात सुनी जल्दी, काम की बात है कि अगर पानी नहीं पिया, सुबह से पानी नहीं मिला, पानी की कमी है, तो ये जो पानी ग्लूकोज से बना है, इसको हम बॉडी में क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, यूज करेंगे। अगर पानी भी पिया है, वो भी एक्स्ट्रा है, और ये भी बना है, तो इसको क्या करेंगे? ये पानी क्या हो गया? एक्स्ट्रा। क्या हो गया? अब ये तो इसको निकालेंगे। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी किसी भी बॉडी में काम की नहीं, इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। एक और बात, वो बात ये है कि सेल अमाइनो एसिड को तोड़ता है। अमाइनो एसिड को पहचानते हैं आप? ये है ना, हो गया ना अमाइनो एसिड। ये कौन सा ग्रुप?
अगर खाना आपके पास अवेलेबल ना हो, आपने प्योरली प्रोटीन खाई है या खाना है ही नहीं, या प्रोटीन खाई है या शुगर नहीं खाई आपने, और फैट आपके पास है नहीं, है फैट नहीं है ना, तो फैट भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, अब बॉडी को खाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन होता है शुगर और लिपिड के बाद वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन से एनर्जी लेना। अब प्रोटीन कैसे एनर्जी देगी? प्रोटीन कन्वर्ट होगी इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होंगे इनटू शुगर। शुगर तो तब बनेगी जब ये अमाइनो ग्रुप निकालेंगे ना, तो अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से निकालना, डीअमाइनेशन, अमाइन ग्रुप निकाल देना, डी करना, तो बाकी बचा क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बराबर टू द शुगर। अब ये यूज होगा रेस्पिरेशन में। वॉइस सुने, ऑनलाइन वाले आप भी सुने। अब अगर यहां से ये निकाला है क्या? अमाइनो ग्रुप, मछलियां भी निकालती हैं, हम भी निकालते हैं, हर कोई निकालता है अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप, प्लांट नहीं निकालते। पता है क्यों? प्लांट नहीं निकालते, पता है क्यों? क्योंकि प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, हम तो प्रोटीन खा लेते हैं। हमारे पास शुगर अवेलेबल नहीं होती तो ये ऑप्शन इस पर आते हैं। प्लांट को शुगर की कमी होगी, एक बात ये। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ये वो सब कुछ होते हैं। प्लांट जो खाना बनाता है वो उसमें कोई चीज़ नहीं होती, ओनली शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, वो बनाता है। जब प्लांट अपने बॉडी के प्रोटीन को तोड़ता है ना, तोड़ता तो होगा ना, प्रोटीन को तोड़ता होगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड को फिर किसी दूसरी प्रोटीन में यूज कर लेता है। पता है क्यों? आप अमाइनो एसिड कहाँ से लेते हैं? दो तरीकों से, या खाकर, प्रोटीन को खा के, या लिवर दूसरे अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड बना लेता है, तो शुगर से अमाइनो एसिड बना लेता है। आपके पास अमाइनो एसिड सीधे खाए जाते हैं बाहर से, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड बने हुए। प्लांट को सारे अमाइनो एसिड खुद बनाने पड़ते हैं, हाँ या ना? क्योंकि खाता है वो खाना, प्रोटीन खाता है, खुद कौन सा बनाता है? ग्लूकोज, शुगर और कोई नहीं। हम क्या खाते हैं? सब कुछ, गंद भला ये वो सब कुछ जो आया है ना। हमारा एक दोस्त था, वो ज़्यादा खा लेता था खाना। हमारा यूनिवर्सिटी के टाइम में, या जब मैं टीचिंग करता था प्राइवेट स्कूल्स में, तो जिसका हिस्सा बचा हुआ रखते थे वो खा लेता था। तो हम उसको कहते थे आपको अगर पत्थर खिलाए जाए ना, वो भी आपके अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर वो है, प्लांट जो है ना, वो बड़ा साफ शिफाफ खाना बना के वो खाता है। इसीलिए प्लांट के अंदर लाइसोसोम की भी ज़रूरत नहीं है, डाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अमाइनो एसिड जो बनाता है प्रोटीन को तोड़ के उनको यूज़ करता है दोबारा, क्योंकि भाई अगर मैंने इनको शुगर में कन्वर्ट कर लिया फिर तो मुझे अमाइनो एसिड बनाने ही बनाने हैं। इसीलिए प्लांट खुश हो जाता है जब प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं। प्लांट डीअमीनेशन नहीं करता। बात समझ आ रही है? चलो भाई सुने, मछली ने भी अमाइनो ग्रुप बना लिया अमाइनो एसिड को तोड़ के, हमने भी। मछली के अंदर इनको मिलाएं तो क्या बनेगा? बन जाती है डीअमीनेशन के बाद अमोनिया। क्यों? नहीं पढ़ा बायोमॉलिक्यूल में 25 सेंटीग्रेड पर पानी टूटता है आयंस में, और उतने ही आयन कन्वर्ट होते हैं पानी में। 25 सेंटीग्रेड से बढ़ाएं तो पानी ज़्यादा टूटेगा, दोबारा कम बनेगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। समझ आ रही है बात? तो बॉडी में ये आयन पड़ा है कि नहीं पड़ा? हर जगह पड़ा है, हर सेल में पड़ा है।
सही पीएच को कैसे सेट किया हुआ है? आयन तो है ना, पानी तो टूट रहा है ना। अब वो अलग बात है, स्टमक ने ये आयन रख लिए हैं, जो बेसिक एनवायरनमेंट रखेगा वो OH रखेगा। समझ आ रही है मेरी बात? जब आप पानी पीते हैं ना, स्टमक जरे बराबर गालियां देता है स्टमक। यार मैंने 2 pH बनाई, क्या रख के आपने फिर पानी पी लिया। पानी पी लिया तो एसिडिटी खत्म ना, फिर क्या करेगा स्टमक? पानी को तोड़ के जो H आयन होंगे उनको रखेगा, जो OH होंगे उनको निकाल देगा। OH निकल जाएंगे, खाली बचेंगे H, मतलब एसिडिटी, लो pH। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर H आयन अवेलेबल है, ये आपस में मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे यार? ये 2 क्यों मिलेंगे भाई? नाइट्रोजन के पास ये वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो तीसरी तो जगह है ना, भाग के आके गले लगेगी हाइड्रोजन, किसके? नाइट्रोजन के। तो बन जाएगी क्या? अमोनिया, द मोस्ट टॉक्सिक मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। अब बताएं, इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल को बॉडी से निकालना है कि नहीं? पता है, मछली के अंदर अमोनिया को निकाला जाता है डायरेक्ट बॉडी से। हम जो हैं, जो धरती पे रह रहे हैं, पानी से बाहर रह रहे हैं, हम इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट इनटू, बात बताऊं, सुनिए, ये बड़ा टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है, ये बहुत टॉक्सिक है। जब अमोनिया बनता है तो सेल के सत्यानाश कर देता है, गैस के फॉर्म में होता है, सेल को मारता है, तोड़ता है, मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को, इसको वगैरह वगैरह तोड़ देता है। हम क्या करते हैं, जैसे अमोनिया बनता है कन्वर्टेड इनटू, अब हमने क्या कर दिया? डिटॉक्सिफाई अमोनिया की टॉक्सिसिटी। अब हम यूरिया को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? कहाँ पे? ब्लेडर बना लिया, मसाना बना लिया, वहाँ पे हम यूरिया को स्टोर करेंगे। क्यों? मछली के अंदर ब्लेडर नहीं है। क्यों? मुझे मछली कह रही है भाई मेरे पास यूरिया नहीं है, मेरे पास है अमोनिया है, और वो बड़ी टॉक्सिक है, अगर मैं स्टोर करूंगी तो मेरे सेल ही मर जाएंगे जो स्टोर करेंगे। समझ आ रही है? तो मछली क्या करती है? ये करती है जो मैं बता रहा हूँ, 2 गिलास ले लें, दोनों में 250 ग्राम शुगर ऐड कर दें, कर दी, पानी बराबर है, मीठा कौन सा ज़्यादा है? दोनों बराबर। अब एक में पानी डाल दें, और पानी डाल दें, और पानी डाल दें, क्या हो गया? ये वाला लेस मीठा, और दूसरा ज़्यादा मीठा। मिठास किसके पास है? शुगर का इफेक्ट किसके पास ज़्यादा है? इसका शुगर का इफेक्ट क्या हो गया? क्या ऐड करके? पानी। तो मछली 180 लीटर पानी इसलिए पीती है, इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको, ताकि अमोनिया डाइल्यूट होकर बॉडी से बह के चली जाए। जैसे ये ज़्यादा होगी, इसकी तरह मिठास थोड़ी देगी, वो तो जहर देगी ना, वो तो सेल को मारेगी ना। तो सेल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मछली पानी पिएगी, हम पानी नहीं पीते। हम अमोनिया को क्या कहते हैं? कुछ करके दिखाओ, क्योंकि हमारे पास तरीका नंबर 13वां है अमोनिया से बचने का, और पता है वो तरीका है लिवर के पास। इसके पास हमारा लिवर ऐलान करता है, सब सेल सुनो भाई, किसी ने भी डीअमीनेशन नहीं करनी, किसी ने भी, क्योंकि डीअमीनेशन करोगे तो अमोनिया बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी तो मर जाओगे। लिहाजा मैं डीअमीनेशन करूंगा, मुझे पता है अमोनिया को कन्वर्ट कैसे करना है। तो लिवर यूरिया बनाता है, लिवर के पास ये यूरिया बनाने की साइकिल होती है, जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। और मतलब ये अमाइनो एसिड से शुगर बनाना इज अ फंक्शन ऑफ सारे सेल या लिवर के सेल। डीअमीनेशन करना, अमोनिया बनाना, अमोनिफिकेशन करना, यूरिफिकेशन करना, यूरिया बनाना, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना, लिवर के काम है। अब बात आ गई यहाँ पे कि सेल से जो CO2 बना, या सेल से जो अमोनिया बनी, या सेल से जो यूरिया बना, ये सेल के मेटाबॉलिज्म के वेस्ट हैं, रेस्पायरेशन के, ऑक्सीडेशन के,
या डाइजेशन के, एस्पायरेशन के, ऑक्सीडेशन के, डाइजेशन के वेस्ट नहीं है, ये सेल्स के वेस्ट हैं, इनको निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। पहला हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये भी होम्योस्टेसिस है। दूसरा पढ़ रहे हैं थर्मो रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, कौन बैलेंस करेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, स्किन। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा, किडनी भी स्किन भी, है ना, पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा जो होम्योस्टेसिस का एस्पेक्ट है वो है ये तीन चीजें। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ, क्या मैं कहूँ हर वो चीज जो एक्स्ट्रा है वो वेस्ट है। पानी अगर ज्यादा है तो वेस्ट है ना, पानी अगर ज्यादा है वो जहर है, तो जहर को निकालना इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। जहर को बॉडी से निकालना एक्सक्रीशन। आप दवाई लेते हैं ना, पेनाडोल, पैरासिटामोल, न्यूब्रोल, जो भी किसी भी बीमारी की, वो दवा एक बीमारी के लिए होती है, सारी बॉडी को नुकसान देती है, मगर आप फिर भी खाते हैं, क्यों, वो जो बीमारी है उससे मर जाएंगे, इससे मरेंगे नहीं। वो 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, या उसका इफेक्ट मारने जैसा नहीं, नुकसान तो देती है दवाई, हर दवाई नुकसान देती है, मगर खाते हैं क्योंकि बीमारी से निपटने के लिए। तो भाई दवाई जब आपने खा ली तो किडनी क्या कहती है पता है, किडनी ये नहीं कहती है दवाई आ गई, किडनी कहती है जहर आ गई। जो भी चीज आपके बॉडी के काम की नहीं है वो क्या है। अब मुझे आप बताएं, कोई जो पेस्टिसाइड की दवाई है, जो गंदम को लगाते हैं, कपास को लगाते हैं, गन्ने को लगाते हैं, इसका मुंह खोल के ऐसे कोई गुस्से से पी ले, हाँ, जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, लड़ पड़े, ये हो गया वो हो गया, बस खत्म कर रहा हूँ अपने आप को, तो ये जो जहर है ये वेस्ट है, क्योंकि बॉडी के किसी काम की नहीं। वो 1 कतरा है तो भी वेस्ट है, 2 कतरे हैं तो भी, मगर पानी काम का है, वेस्ट भी है। लिमिट में है तो काम का है, लिमिट से ज्यादा है तो हर अच्छी चीज भी वेस्ट है अगर वो लिमिट से। तो एक्सेसिव चीजों को निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, या वेस्ट को निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। जहरीली चीजों को निकालना कॉल्ड एक्सक्रीशन, अनवांटेड चीजों को निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना इज कॉल्ड एज, सुने भाई, हाँ, ये जो पॉइजन था, एक्सक्रीशन और इजेशन में फर्क समझ आ गया। चलो बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। आज मैंने क्या पढ़ाया, इस चैप्टर में ये 3 सेक्शन है, ठीक है। हाँ, एक आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, यूरिया है ना, यूरिया आपके ब्लड में होता है, एक सर्टेन परसेंटेज में होता है, ब्लड यूरिया को रखती है। हालांकि यूरिया आप कह रहे हैं वेस्ट है, मगर एक लिमिट तक ये वेस्ट नहीं है, अच्छी बात है, होता है, प्रेजेंट होता है। अगर उस लिमिट से बढ़ जाए तो वेस्ट है। भाई क्या करता है यूरिया बॉडी में, यूरिया मुझे बताएं, इधर से मैं पानी का 1 कतरा और शहद का 1 कतरा दोनों को छोड़ दूं, पहले पानी पहुंचेगा या शहद, ये इधर ही खड़ी रहेगी डेंसिटी की वजह से, इसका फ्लो तेज है पानी का, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो पानी की वजह से। नहीं तो भाई आपके ब्लड में ये इतना बड़ा WBC, ये RBC, ये प्लेटलेट्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर, ये थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये एंजाइम, ये हार्मोन, ये विटामिन, साल्ट, आयन, ये गंद कचरा ये भरा पड़ा है ब्लड में, कैसे बहेगा, पानी के अलावा बहेगा। तो पानी को लालच देके बुलाना है, तो पानी को लालच देने के लिए एक हम प्रोटीन रखते हैं जिसका नाम है अल्ब्यूमिन, दूसरा हम रखते हैं यूरिया, तीसरा हम रखते हैं जनरल साल्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सॉल्यूट कह लें, सॉल्यूट। तो पानी इनके होते हुए अट्रैक्ट होता है और ब्लड में रहता है, कितना रहता है पानी, 55%, तो ब्लड बहती है। तो यूरिया एक सॉल्यूट है जिसकी वजह से ब्लड में पानी रहता है। अगर यूरिया ब्लड से निकल जाए तो पानी भी
कितना जाएगा, सारा या जितना यूरिया है उसके हिसाब से जाएगा? यूरिया के हिसाब से जाएगा। ब्लड प्रेशर तो है गॉन ना, टिकट कटेगी। विल डिस्कस टुमारो फ्रॉम द सेक्शन ऑस्मो रेगुलेशन। आपको असाइनमेंट है, मैं ग्रुप में फिर लिंक भेज रहा हूँ आज होम्योस्टेसिस की। जिसको मैंने ऐड नहीं किया, अपना नाम क्लास लिख के मुझे मैसेज करें। और फीस कितने कहा? फीस चलो नहीं, फीस नहीं, बस नाम और क्लास लिख के भेजें, मैं ऐड करता हूँ आपको इंशाल्लाह।